हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डच कंपनी और उससे आगे की बातें के बारे में जानेंगे। तो डच कंपनी भारत में कब आई? 1602 में आई। और ये कहाँ की है? ये हॉलैंड की थी। हॉलैंड की कंपनी थी ये। हॉलैंड की कंपनी थी। इसकी देखरेख के लिए 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया था, है ना। एक 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया था डच कंपनी की देखरेख के लिए। 17 सदस्यीय, है ना, 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया था, है ना। और डच सरकार का डच कंपनी पर नियंत्रण रहता था। जो डच कंपनी आई थी भारत, उस पर जो जो डच सरकार थी उसका नियंत्रण रहता था। इस और ये क्या करती थी डच कंपनी? युद्ध करने, संधि करने, क्षेत्र विस्तार करने की इसको शक्तियां प्राप्त थी। युद्ध करने, संधि करने, क्षेत्र विस्तार आदि करने की शक्तियां इसको प्राप्त थी। डचों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? डचों का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था? ये था बाटविया, इंडोनेशिया में। बाटविया, इंडोनेशिया में इनका केंद्र या मुख्यालय था, है ना। इंडोनेशिया में मुख्यालय था। जो भारत में डच कंपनी आई थी वो इसी केंद्र के प्रति उत्तरदायी थी। कौन से केंद्र के? जो ये बाटविया में स्थापित था, इसी केंद्र के प्रति उत्तरदायी थी। इन्होंने अपना केंद्र कहाँ बनाया? इन्होंने भारत के जो पूर्वी तट है ना, पूर्वी तट कौन सा? कोरोमंडल जो तट कहलाता है, ये वाला कोरोमंडल तट, इसको अपना केंद्र बनाया। कोरोमंडल जो तट है इसको अपना केंद्र, तट को व्यापार का केंद्र बनाया, है ना। इधर जो जो ये क्षेत्र है कोरोमंडल, इसको व्यापार का केंद्र बनाया। और अपना पहला इन्होंने सेंटर कहाँ पे खोला? 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला व्यापारिक केंद्र बनाया। 1605 में मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना व्यापारिक केंद्र बनाया, है ना। व्यापारिक केंद्र बनाया, है ना। कब बनाया? 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। और ये क्या व्यापार करते थे? ये वस्त्र निर्यात करते थे। भारत से वस्त्रों का निर्यात करते थे। भारत में वस्त्र निर्यात का अगर किसी को श्रेय दिया जाएगा तो वो किसको दिया जाएगा? डचों को दिया जाएगा। डच ने भारत में वस्त्र निर्माण को प्रमुख बनाया। और इसका पतन, मतलब भारत से डचों का पतन कब हुआ? डचों का पतन हुआ 1759 में, है ना। कौन से युद्ध में हुआ? बेटल ऑफ बेदरा या बेदरा के युद्ध में, है ना। बेदारा के युद्ध में। इसको हुगली या चिनसुरा का युद्ध भी बोलते हैं ना। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, हुगली या चिनसुरा का युद्ध भी इसे बोलते हैं। चिनसुरा का युद्ध बोलते हैं। तो बेदारा का युद्ध में अंग्रेजों ने इनको परास्त कर दिया और भारत से इनका मतलब भारत से इनकी व्यापारिक गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई। अब हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1599 में। स्थापना इसकी 1599 में हुई थी। वो भारत में कब आए? 1608 में, जब जहांगीर, मुगल सम्राट जहांगीर था, उसके दरबार में सर टॉमस रो, कौन आए थे? सर टॉमस रो, टॉमस रो, सर टॉमस रो, नहीं नहीं, सॉरी, सर टॉमस रो नहीं थे, सर टॉमस रो नहीं थे। इसको मैं कैप्टन हॉकिंस आए थे, है ना। 1608 में मुगल सम्राट
जहांगीर है ना, मुगल सम्राट कौन थे, जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस के साथ आए ब्रिटिश व्यापारिक मंडल ने सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। किसके नेतृत्व में आए थे, कैप्टन हॉकिंस, सॉरी, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कहाँ पे अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, है ना, 1608 में सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। आगे क्या होता है फिर, 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम मुसान अजी अजीम मुसान बंगाल के सूबेदार थे ना, 1698 में बंगाल के सूबेदार थे अजीम मुसान ने ब्रिटिश कंपनी को गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलकाता की जिम्मेदारी ने वो जमींदारी दे दी। किसकी, गोविंदपुर, गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलकाता, इसकी क्या दे दी, जमींदारी दे दी। किसको दे दी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। किसने दे दी, जो बंगाल का सूबेदार था, इसने 1498 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलकाता की जमींदारी दे दी। अब इन सबको मिलाकर जॉब चोरनोक ने, है ना, इन तीनों को मिलाकर जॉब चोरनोक ने फोर्ट विलियम की स्थापना की। फोर्ट विलियम की स्थापना की, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन तीनों को मिलाकर किसने की, जॉब चोरनोक ने फोर्ट विलियम की स्थापना की। इसका प्रथम, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसका प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, इसका प्रथम प्रेसिडेंट था फोर्ट विलियम का चार्ल्स आयर, है ना, प्रथम प्रेसिडेंट कौन था इसका, चार्ल्स आयर, प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर था, है ना, प्रथम प्रेसिडेंट था। आगे क्या होता है, 1717 में, है ना, 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट ने क्या शाही फरमान दिया, है ना, शाही फरमान दिया, और उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश कंपनी 3000 रुपये वार्षिक के बदले, है ना, 3000 रुपये, 3000 रुपये वार्षिक के बदले क्या कर सकते, कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि आप 3000 रुपये दे दीजिए और कर मुक्त व्यापार करिए, है ना, कर मुक्त व्यापार करिए, कर मुक्त व्यापार करिए, है ना, इसे शाही फरमान कहा गया, शाही फरमान कहा गया, इसे शाही फरमान कहा गया। तो ये यहाँ पे पूरी ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब इसकी पूरी जो गतिविधि है उसको मॉडर्न इंडिया के तहत देखेंगे। तो अभी हम जो यूरोपियों का आगमन देख रहे हैं, अब इसके तहत हम आगे देखेंगे डेनिश कंपनी के बारे में। डेनिश डेनिश कंपनी के बारे में जानेंगे, है ना। इसकी स्थापना 1616 में हुई, है ना, इसकी स्थापना हुई 1616 में, 1616 में इसकी स्थापना हुई। 1621 में, 1621 में ट्रंकोबार, है ना, जो तमिलनाडु में इसने अपना मुख्यालय बनाया। डेनिश कंपनी ने ट्रंकोबार, जो तमिलनाडु में है, अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। किंतु आगे चलकर इसने सभी अपने व्यापारिक जो केंद्र थे, है ना, व्यापार से संबंधित जो भी इन्होंने अपने उद्योग धंधे खोले थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर ये चले गए, है ना। तो इस तरह से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट आती है हमारी फ्रांसीसी कंपनी। कौन सी कंपनी आती है, फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, है ना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, है ना, 1664 में हुई थी, है ना। किसके किसके सहयोग से हुई थी, 1664 में हुई थी, 1664 में हुई थी, है ना, 1664 में हुई थी। ब्रिटिश जो वहाँ के मंत्री थे 1664 में, फ्रांस में लुई 14 के समय वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से
हुई थी। किससे हुई थी? वित्त मंत्री जो कोलबर्ट थे उसके प्रयासों से हुई थी। वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से हुई थी। वित्त मंत्री वित्त मंत्री थे कोलबर्ट, उनके प्रयासों से हुई थी, है ना। वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से हुई थी। कोलबर्ट के प्रयासों से हुई थी 1664 में। ये जो कंपनी थी राज्य द्वारा विशेषाधिकार और वित्तीय संसाधन से समृद्ध थी। राज्य द्वारा विशेषाधिकार और वित्तीय संसाधनों से समृद्ध थी और ये पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। 1668 में फ्रांसीसी केरो 1668 में फ्रांसिस केरो, है ना, फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में प्रथम फ्रांसीसी दल भारत आया था, है ना। और पहला जो उन्होंने व्यापारिक केंद्र बनाया था वो कहाँ बनाया था? सूरत में बनाया था। सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र बनाया था किसने? फ्रांसीसी कंपनी ने। यूरोपीय और भारतीय मुद्दों को लेकर, है ना, फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, जो ब्रिटिश लोग थे, उनके मध्य युद्ध हुआ था। इसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं, है ना। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, उसके नाम से ये जाना जाता है। जैसे कार्नाटिक युद्ध कहते हैं, उसके नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान ही 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, वांडीवास, है ना, वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। 1760 में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी पराजित हो गए थे और फिर जो गतिविधियां थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले ली थी, अपने हाथों में ले ली थी। अब जो फ्रांसीसी के पराजय के कारण क्या, जो जो क्या था, भारत ने राजनीतिक हस्तक्षेप कर, क्या ये फ्रांसीसी कंपनी क्या करती थी? भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप कर लाभ लेने की अवधारणा को इन्होंने स्थापित किया था आगे चलकर। इस जो ये अधिकारी कौन थे जिन्होंने ऐसा किया था? राजनीतिक अधिकार डुप्ले थे। डुप्ले क्या करते थे? राजनीति में हस्तक्षेप कर, है ना, भारत सरकार की जो राजनीति में, मतलब जो पहले मुगल शासन वगैरह जो लोग थे उनमें उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप कर लाभ लेने की जो पद्धति थी ये डुप्ले ने प्रारंभ करी थी। आगे चलकर यही चीज, है ना, सहायक संधि के रूप में, है ना, क्लाइव ने स्थापित की थी। किसने की थी? क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। ये रॉबर्ट क्लाइव ने थी, वेलेजली थी, सहायक संधि वेलेजली की थी। तो वेलेजली ने सहायक संधियां प्रारंभ की थी, लेकिन सबसे पहले इस तरह से जो प्रयास किया था वो फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने किया था। अब फ्रांसीसी की पराजय के क्या कारण थे? है ना, पराजय के क्या कारण थे? है ना, भारत से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों पराजित हुई? पहला तो ये था कि पूर्णतः सरकारी कंपनी है, पूर्णतः सरकारी कंपनी है ना, तो इसको निर्णय वगैरह लेने में इसको देरी होती थी, इसलिए ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। अधिकारियों में सहयोग और समन्वय का अभाव था। सहयोग एवं समन्वय का अभाव था। अधिकारियों में सहयोग और समन्वय का अभाव था। ठीक है। नौसैनिक क्षमता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में कमजोर थी, है ना। नौसैनिक क्षमता इनकी ब्रिटिश ब्रिटिश नौसैनिक क्षमता नौसैनिक क्षमता कमजोर थी। किसकी तुलना में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इनकी तुलना में ये कम थी। अब हम नए टॉपिक देखेंगे, ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार, है ना, ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार। ब्रिटिश सरकार ने किस तरह से भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना, बॉम्बे, मद्रास साम्राज्यवादी, अवध, इन क्षेत्रों में किस तरह से इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया उसके बारे में जानेंगे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार, तो सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल। बंगाल में अपना कैसे इन्होंने विस्तार किया। बंगाल, तो बंगाल में जो बंगाल का दीवान दीवान था 1717 में मुर्शीद कुली खां, है ना, मुर्शीद कुली, है मुर्शीद कुली खां क्या था? बंगाल का दीवान था और
बंगाल का सूबेदार कौन था उस समय? सूबेदार था अजीम उसान। लेकिन ये अजीम उसान राज दरबार से संबंधित होने के कारण अक्सर दिल्ली रहा करता था। तो वास्तविक शक्तियाँ किसके पास थी? बंगाल की मुर्शिद कुली के पास वास्तविक शक्तियाँ थी, है ना, वास्तविक शक्तियाँ थी, है ना। अब आता है हमारा 1717 में जो मुगल सम्राट थे फर्रुख सियार, मुगल सम्राट फर्रुख सियार थे। इन्होंने मुर्शिद कुली खां को ही क्या बोल दिया कि आप सूबेदार रहेंगे। अजीम उसान से मना कर दिया और बोल दिया कि अब मुर्शिद कुली खां ही यहाँ के सूबेदार होंगे। तो मुर्शिद कुली खां इस तरह से नियुक्त किए गए, है ना, मतलब जो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किए गए अंतिम शासक, अंतिम नवाब थे। इस तरह से फिर यहाँ पे क्या हो गया, मुर्शिद कुली खां के बाद यहाँ पे वंशानुगत शासन स्थापित हो गया। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि मुर्शिद कुली खां के बाद इनके वंश के लोग यहाँ पे आने लगे, है ना। तो मुगल शासक से इनका संबंध ज्यादा नहीं रह पाया। अब इसने क्या किया, मुर्शिद कुली खान ने राजस्व सुधार किए, कुछ राजस्व सुधार की, है ना। राजस्व सुधार क्या किए इसने? मुर्शिद कुली खान ने राजस्व सुधार किए, राजस्व सुधार क्या किए इसने? इसने छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई की, है ना। छोटे जमींदारों के विरुद्ध इसने कार्रवाई की, छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई की, विरुद्ध कार्रवाई की। किसने की? मुर्शिद कुली खान ने, है ना। और जो इनकी जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालसा भूमि, जिसे राज की भूमि कहते थे, उसमें बदल दिया। इससे क्या हुआ, इससे हुआ राज की आय में वृद्धि होने लगी, है ना, आय में वृद्धि होने लगी, आय में वृद्धि होने लगी। और इसने क्या किया, बड़े जमींदारों को बनाए रखा है, इनके विरुद्ध कोई भी ज्यादा जो हिरास वाले हैं, मतलब विरुद्ध ऐसी कोई गलत कार्यवाही नहीं की बड़े जमींदारों के विरुद्ध। इसने ऋण की सुविधा, है ना, ऋण की सुविधा, जिसे तकावी ऋण कहते थे, तकावी ऋण कहते थे, वो उपलब्ध कराई, है ना। ऋण की सुविधा तकावी ऋण, है ना, वो उपलब्ध कराई। और मुर्शिद कुली खान ने अपनी जो राजधानी है, वो कहाँ, ढाका से, पहले ढाका इसकी राजधानी होती थी बंगाल की, उसके मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दी, मुर्शिदाबाद राजधानी बनाई। किसने? मुर्शिद कुली। नेक्स्ट आता है अलीवर्दी खान। बंगाल का नेक्स्ट शासक आता है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान क्या कहता था, ये यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से करके देखता था, है ना। जो यूरोपीय लोग थे वो कहता था कि ये मधुमक्खी के समान है, अर्थात इनको हम अगर छेड़ेंगे नहीं तो ये हमको शहद देंगे, अगर इनको हम छेड़ेंगे तो ये हमको काट के मार डालेंगे, है ना। इसलिए इसकी रणनीति ये थी कि अंग्रेजों से ज्यादा वाद विवाद ना किया जाए, है ना, इनके साथ समझौता बनाए रखे और इनके जो लाभ लेने की प्रवृत्ति है हमारी, वो इससे ले। नेक्स्ट आता है सिराजुद्दौला, नेक्स्ट आता है सिराजुद्दौला, नेक्स्ट आता है सिराजुद्दौला, है ना। ये कब से कब तक था? 1756 से 1757, है ना। इसके बीच में भी और आया, लेकिन महत्वपूर्ण आता है हमारा सिराजुद्दौला 1756 से 1757। इसने क्या किया, नवाब बनने के साथ ही, इसके जो नवाब बनने के साथ ही इसके संबंधियों का विरोध होने लगा। इसमें प्रमुख कौन थे? जो नवाब थे पूर्णिया से, पूर्णिया के नवाब ने इनका विरोध किया, पूर्णिया के जो नवाब थे उन्होंने विरोध किया। उसमें कौन थे? शौकत जंग, शौकत जंग थे उसमें। उनकी मौसी घसीटी बेगम, है ना, इनकी मौसी भी इसमें शामिल थी, घसीटी बेगम। इन्होंने जो सिराजुद्दौला का विरोध किया। अंग्रेजों ने विरोधियों को संरक्षण दिया, है ना, अंग्रेजों ने विरोधियों को संरक्षण दिया। नवाब की अनुमति के बिना ही कलकत्ता की किलेबंदी कर दी। जो ये सिराजुद्दौला थे, इसकी अनुमति के बिना ही इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। कलकत्ता की क्या कर दी इन्होंने, किलेबंदी प्रारंभ कर दी। किलेबंदी प्रारंभ कर दी किसने?
सिराजुद्दौला ने। अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई जून 1700। फिर क्या किया सिराजुद्दौला ने? अंग्रेजों के विरुद्ध कलकत्ता पे किलेबंदी चालू कर दी, तो अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की किसने? सिराजुद्दौला ने। कब करी? जून 1756 में। जून 1756 में, 1756 में कार्रवाई की। और अपने फोर्ट विलियम कॉलेज पर इसने, फोर्ट विलियम जो कलकत्ता था उस पर अधिकार कर लिया, है ना? किसने कर लिया? सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लिया। अब ये कार्रवाई की, तो इस कार्रवाई के संबंध में एक ब्रिटिश अधिकारी थे हालवेल, है ना? ब्रिटिश अधिकारी थे हालवेल। हालवेल ने ब्लैक होल घटना का जिक्र किया है ना? हालवेल अधिकारी थे, इन्होंने एक ब्लैक होल घटना का जिक्र किया है। जब सिराजुद्दौला ने ऐसा किया था, ब्लैक होल कांड कहते हैं इसमें। इसमें इन्होंने कहा था कि जो नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया और अगले दिन केवल 23 जिंदा बचे, है ना? 146 लोगों को कैद कर दिया, उसमें से केवल 23 जिंदा बचे, अर्थात ये बचे हुए लोग मर गए, है ना? 143 123 लोग मारे गए, उनका ये कहना था। तो इस घटना को ब्लैक होल घटना के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। तो अंग्रेजों ने कलकत्ता पर फिर क्या किया? अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण के लिए क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से सेना बुलाई। कहाँ से बुलाई? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से सेना बुलाई। किस पे? कलकत्ता पर वापस अपना अधिकार करने के लिए कलकत्ता से इन्होंने सेना बुलाई। और फोर्ट विलियम को इस पर अधिकार, फोर्ट विलियम जो कलकत्ता कहलाता था उस पर अपना अधिकार कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया। जो क्लाइव की सेना बुलाई थी उसके बल पर इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। ठीक है। अब क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में कर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचना चाहा, है ना? मतलब क्या करा? जो क्लाइव था ये काफी चतुर था। इसने नवाब जो सिराजुद्दौला था उसके अधिकारियों को अपने पक्ष में मिलाना प्रारंभ कर दिया, है ना? क्यों कर दिया? क्योंकि बंगाल पर नियंत्रण करना चाहते थे और सिराजुद्दौला को ये धीरे धीरे हटाकर समाप्त करना चाहते थे। तो जो सिराजुद्दौला के निकटवर्ती थे उन लोगों को इन्होंने अपने पक्ष में प्रारंभ कर दिया। इसमें प्रमुख कौन थे? इसमें थे मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर थे, मीर कासिम जो सैन्य प्रमुख थे, मीर कासिम, मीर कासिम जो सैन्य प्रमुख थे, सैन्य प्रमुख थे, मीर, है ना? मीर कासिम जो सैन्य प्रमुख थे ये। अमीन चंद जो पूंजीपति थे, अमीन चंद, अमीन चंद जो पूंजीपति थे, है ना? अमीन चंद क्या थे? पूंजीपति थे, अमीन चंद पूंजीपति थे। माणिक चंद था, माणिक चंद था कलकत्ता का बैंकर था, है ना? माणिक चंद ये कलकत्ता का बैंकर था, है ना? माणिक चंद। फतेह चंद्र था, ये माणिक चंद क्या था? माणिक चंद कलकत्ता का प्रभारी था, है ना? माणिक चंद कलकत्ता का प्रभारी था। जगत जगत सेठ था, फतेह चंद्र था, फतेह चंद्र कलकत्ता का बैंकर था, है ना? जो मैं बता रहा था फतेह चंद्र था जो कलकत्ता का बैंकर था, फतेह चंद्र। ठीक है। तो मतलब मेरा ये कहना था कि क्लाइव ने क्या करा? जो फिरोजदुल्ला के सहयोगी थे, जो अधिकारी वगैरह थे, कोई पूंजीपति था, कोई सैन्य प्रमुख था, उन लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। ठीक है। तो आगे हम प्लासी का युद्ध देखेंगे और आगे की घटनाओं को देखेंगे। तो ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।